welcome to this wonderful session of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। चैप्टर चल रहा है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज हम जिक्र करेंगे सेंस ऑर्गन्स का, जिसमें हम आई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपने जूनियर क्लासेस में भी आई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ बेसिक बातें आप जानते हैं। यू नो व्हाट इज लेंस, यू नो व्हाट इज रेटिना, व्हाट इज आइरिस, व्हाट इज कॉर्निया, व्हाट इज प्यूपिल, व्हाट इज ऑप्टिक नर्व। लेकिन जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, आई एम श्योर बहुत सारी बातें आपने नहीं सुनी होंगी, आपके लिए वो बातें एकदम नई होंगी और आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। पूरे सिलेबस में अगर मैं आपसे कहूं, पूरा सिलेबस जितना हमने क्लास 11th का पढ़ा है उसमें से मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है, बिल्कुल जो मैं रैंकिंग 1 पे रखना चाहूंगा, दैट इज दीज सेंस ऑर्गन्स। जितनी भी जानकारी हम रखते हैं अपने आसपास की, अपने इर्द गिर्द की, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए ही तो रखते हैं। Whatever information we have collected it from the surroundings through our sense organs. Agreed? अगर ये सेंसेस ना हो, ये देखना, ये सुनना, ये टेस्ट करना, ये सूंघना, ये टच, अगर ये सेंसेस नहीं है तो यानी आपके पास कोई जानकारी है ही नहीं। आपके अपने दिमाग के अपने विचार क्या हैं? कुछ भी तो नहीं। इट इज जस्ट whatever information you have gathered from your surroundings, उन्हीं को मिला करके अपने कुछ विचार बन जाते हैं। है ना खूबसूरत सी बात? चलिए कागज कलम तैयार रखिएगा, कॉपी पेन तैयार होनी चाहिए आपके पास, ताकि हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप नोट कर सकें। राइट? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, बढ़ते हैं जी आज के इस सेशन की तरफ एंड ऑल द बेस्ट, मजा आने वाला है आपको। सेंसरी रिसेप्टर्स, sensations, stimulus, any kind of change in the external environment, उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनका काम है कि आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है उसमें होने वाले बदलाव जो है वो आपको बताते हैं। स्किन में भी कई तरह के रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर के लिए है, प्रेशर के लिए है। अच्छा, क्या आप जानते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव दोज मैग्नेटो रिसेप्टर्स कि हम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर पाए। सो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करेंगे? दे सेंड सिग्नल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और एनालाइज करेगा। मेजर सेंसरी ऑर्गन्स अगर हम गिने, है ना, आपने जनरली सुना होगा भाई हमारी क्या क्या सेंसेशंस हैं। वी हैव द सेंस ऑफ विजन यानी आईज, we have the sense of hearing यानी your ear, we have the sense of smell यानी nose, we have the sense of taste यानी आपके जो गस्टेटो रिसेप्टर्स हैं टंग के ऊपर। इसके अलावा हमारी स्किन, जिसमें आपको टच महसूस होता है, जिसमें आपको पेन भी महसूस होगी, प्रेशर महसूस होता है, टेम्परेचर महसूस होता है। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और सेंसेशन नहीं है? जरा सोचिए, क्या केवल यही सेंसेस हैं और कोई सेंस नहीं है? अच्छा चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। कुछ समय हो गया आप मेरे से ये सेशन जो है आज का अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे। लगभग कितना समय हो गया मुझे आपको पढ़ाते हुए? आज की बात कर रहा हूं, अभी की। क्या हमें 1 घंटा हो गया? 1 घंटा बीत गया? क्या हमें 2 घंटे बीत गए? नहीं ना। आप क्या कहेंगे अगर मैं आपसे जवाब पूछूं इस बात का? तो आप कहेंगे सर जस्ट फ्यू मिनट्स। दैट मीन्स यू हैव सेंस ऑफ टाइम। समय के बीतने का ये एहसास भी तो आप में है। दिस इज व्हाट इज सेंस ऑफ टाइम, राइट? इसके लिए तो किसी आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन की जरूरत नहीं पड़ी ना। सो सेंस ऑफ टाइम भी तो है आप में। सेंस ऑफ हंगर भी तो है, जब कभी भूख लगती है ये भी तो एक सेंसेशन है, प्यास लगती है ये भी तो एक सेंसेशन है। सो वी हैव लॉट मेनी अदर सेंसेशंस। कई बार हम कहते हैं ना कि हम सामने वाले की इंटेंशंस को भाप जाते हैं, है ना, हम उसकी वाइब्स को पिक कर लेते हैं कि भाई वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी तो एक सेंस है हमारे पास। सो वी हैव लॉट मेनी सेंसेस, राइट जी? चलिए आज का जो हमारा मेन मुद्दा है डिस्कशन का, दैट इज द सेंस ऑफ विजन यानी आई। वेरी इंपॉर्टेंट सेंस। आंखें न केवल फोटो स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रही हैं, कलर्स भी तो आपको दिखा रही हैं। सिर्फ रोशनी ही डिटेक्ट नहीं करते, हम अपनी आंखों के जरिए रंगों की पहचान भी तो करते हैं
किसी चीज की गहराई का भी तो अंदाजा लगाते हैं देख करके, दूरी का भी तो अंदाजा लगाते हैं। आंखें हमारा बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बनाने में भी काम आती हैं। जब मैं ईयर के बारे में पढ़ाऊंगा तब ये बात आपको बताऊंगा। तो आईज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रही हैं। जब आप सामने से देखते हैं आंख को, आई को जब हम बिल्कुल सामने से देखते हैं, जैसे आप मेरी आंख देख पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं? भाई आपको आईलैशेस, आईब्रोज नजर आते हैं, है ना? यहाँ पे ये आईलैशेस लेबल्ड है, पलके जिन्हें हम कह देते हैं, आईलिड्स उनके साथ आईलैशेस हैं। देयर इज अपर आईलिड, देयर इज लोअर आईलिड, सो अपर आईलिड में भी आईलैशेस हैं, लोअर में भी हैं। फिर आपको सामने से एक बड़ा सा काला गोला नजर आता है, बड़ा वाला काला गोला, दैट इज आइरिस, राइट? जैसे आप देख पा रहे हैं ना, बड़ा सा गोला बीच में, किसी में ये ब्राउन कलर का हो सकता है, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन, किसी में ब्लैक। दिस इज व्हाट इज आइरिस। आइरिस गिव्स कलर टू योर आई। आइरिस के बीच में वो जो छोटा सा अपर्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट एंटर करती है आई में। प्यूपिल बड़ा या छोटा हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मध्यम रोशनी में है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा डिम लाइट में। अगर आप बड़ी तेज रोशनी में, स्ट्रॉन्ग लाइट में है, तो प्यूपिल जो है प्यूपिल मध्यम रोशनी में बड़ा हो जाता है। डिम लाइट में प्यूपिल एनलार्जेस, राइट? एंड ब्राइट लाइट में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स। प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना या डायलेट होना एक रिफ्लेक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए जी, ये जो सफेद हिस्सा है, द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। याद रखना, एस से सफेद, एस से स्क्लेरा। तो ये जो सफेद हिस्सा है ना, यहाँ स्क्लेरा होता है, व्हाइट ऑफ द आई। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। सो सामने से देखने में ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पेयर्ड आईज यानी दो आंखें हैं, दे आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल। ऑर्बिट में, आई ऑर्बिट जो है स्कल में, वहां पे दोनों आंखें जो है लोकेटेड हैं। आईबॉल का जो डायामीटर होता है, राइट जी, वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है वो चीज। उसमें क्या है कि कॉर्निया इज बल्जिंग फॉरवर्ड्स, कॉर्निया स्लाइटली बल्ज कर रहा है फॉरवर्ड को। सो हम कहते हैं आईबॉल स्फेरिकल तो है बट परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। सो लिखा है जी, एडल्ट ह्यूमन आईबॉल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बिकॉज द कॉर्निया बल्जेस फॉरवर्ड्स। अब एक स्ट्रक्चर देखिए, एक कट व्यू आपको दिखाया गया है। आप क्या क्या देख पा रहे हैं? ये आपको दिख रहा है जी फाइब्रस कोट। हम पढ़ेंगे कि आई बॉल के बाहर से अंदर की तरफ तीन कोट्स या तीन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाला कोट जो है उस बॉल का, दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट, ट्यूनिका फाइब्रोसा भी कहते हैं। उसमें दो चीजें आती हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। फिर आता है मिडल वेस्कुलर कोट। मिडल कोट को वेस्कुलर कोट भी कहते हैं, यूविया भी कहते हैं, यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कोरॉइड। कोरॉइड का ही आगे का एक्सटेंशन है सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी ही बिल्कुल आंख के आगे की तरफ सामने जाके आइरिस बन जाती है। ये एक सेक्शनल व्यू दिखाया गया आई बॉल का। सबसे अंदर वाला होता है इनर मोस्ट न्यूरल कोट, ट्यूनिका नर्वोसा, जिसे रेटिना भी कहते हैं। रेटिना में न्यूरल पार्ट है और पिगमेंटेड पार्ट है। तो आप इस डायग्राम में देखिए, आपको ये अलग अलग कलर से तीन लेयर्स नजर आ रही हैं। सबसे बाहर वाला कोट, ये मिडल वाला कोट, ये सबसे अंदर वाला कोट। कोट नंबर 1, कोट नंबर 2, कोट नंबर 3। ये जो कैविटी बीच में नजर आ रही है, यहां पे हम देखेंगे कि भाई इधर विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ होता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, जिसका कट व्यू आपको दिख रहा है, ये लेंस है। ठीक है जी, रफली कुछ कुछ चीजें याद हो गई साथ के साथ। आईबॉल के तीन कोट्स हैं, आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट, मिडल वेस्कुलर कोट, इनर मोस्ट नर्वस कोट। इन्हीं कोट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। सो भाई अब कागज कलम उठाइए और लिखिए, क्या लिखवाने जा रहा हूं? कोट्स ऑफ आई। दो भागों में बांट लेते हैं। कोट्स मतलब लेयर्स या ट्यूनिक्स। कंप्लीट कोट, इनकंप्लीट कोट। कंप्लीट कोट कौन सा है? आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट, ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका फाइब्रोसा या कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। जब हम कॉर्नियोस्क्लेरल कोट कहते हैं तो हमें समझ आ गया कि इस कोट में दो चीजें इंक्लूडेड हैं, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है जी, ये तो है कंप्लीट कोट। जैसे मैं रफली आपको आईबॉल बना के दिखाऊं, चलिए कोशिश करते हैं बनाने की।
कुछ इस तरह से, और आगे की तरफ को उभरा हुआ है ये, समथिंग लाइक दिस। यहां से ऑप्टिक नर्व जा रही है ब्रेन की तरफ। तो ये जो पूरा कोट मैंने बनाया ना, दिस इज आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट, ट्यूनिका फाइब्रोसा या कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। ये दिखा देते हैं भाई ऐसे अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड, और ये रही आईलैशेस। ओके, ये सामने की तरफ क्या है, दिस इज कॉर्निया, राइट। और ये पीछे वाली चीज क्या है, दिस इज स्क्लेरा। तो अब ये बन गया ना कॉर्नियोस्क्लेरल कोट, सबसे बाहर वाला। इसकी डिटेल जानेंगे, स्क्लेरा की डिटेल्स, कॉर्निया की डिटेल्स, राइट। नाउ अब आ गया इनकम्प्लीट दो कोट्स हैं, मिडल वेस्कुलर कोट, इनर मोस्ट नर्वस कोट। वेस्कुलर हमने इसलिए कह दिया भाई उसमें ब्लड सप्लाई है। मिडल वेस्कुलर कोट में तीन चीजें पढ़ेंगे, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। ये तीनों मिडल वेस्कुलर कोट का हिस्सा हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, राइट। इनर मोस्ट नर्वस कोट को ही ट्यूनिका नर्वोसा या रेटिना कहते हैं। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स के बारे में आपने पढ़ा है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तीन कोट्स आपको समझ आ गए, ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वेस्क्युलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका रेफर्स टू द कोट और द लेयर। चलिए अब आप एक और सेक्शनल व्यू देख लीजिए, साइड से आपको ऐसे काट के दिखाया गया है आई बॉल को, देख पा रहे हैं। ये सबसे आगे जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉर्निया। लाइट जब आकर के स्ट्राइक करती है आईज में, तो सबसे पहले कॉर्निया को स्ट्राइक करती है। सामने से आप कॉर्निया को देख नहीं सकते क्योंकि वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है। जो आपको सामने से बड़ा वाला काला गोला नजर आता है दैट इज योर आइरिस, वो कॉर्निया के पीछे है। क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो आपको आइरिस नजर आता है। आइरिस के पीछे होता है लेंस, ठीक है। अब आप देखो ये कॉर्निया जो है यही तो कॉन्टिन्यू है ऐसे पीछे, ये वाली जो कंप्लीट लेयर जा रही है ये है स्क्लेरा। तो हम कहेंगे स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस कोट। स्क्लेरा की ही कॉन्टिन्यूटी है ये आगे कॉर्निया। इज इट क्लियर? स्क्लेरा जो कि सफेद हिस्सा है आंख का, सामने से भी तो दिखता है। अगर आप सामने से देखें तो स्क्लेरा दिख रही है ना, तो कॉर्निया कहां है? यही स्क्लेरा जब बिल्कुल कॉन्टिन्यू हो जाती है आई के आगे और ट्रांसपेरेंट हो जाती है, दैट इज व्हाट इज कॉर्निया, राइट। तो लाइट रेज सबसे पहले आके कॉर्निया को स्ट्राइक करती हैं। ओके, कॉर्निया के पीछे है आइरिस, और आइरिस के सेंटर में जो एपर्चर है दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू लाइट जाती है और उसके पीछे लेंस होता है जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है। अब मैं आईबॉल के बिल्कुल पीछे चला जाता हूं। आप देखिए ये वाली चीज है ऑप्टिक नर्व। हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़े थे ना, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। तो ऑप्टिक क्रेनियल नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर 2। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल, सेकंड इज ऑप्टिक सेंस ऑफ विजन। ओके, राइट। अब इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही हैं आपको, ये ब्लू एंड रेड यानी आर्टरीज एंड वेन्स, वो आईबॉल के अंदर तक कैसे गई हुई हैं, आप पूरी उनकी ब्रांचेस देख पा रहे हैं। हम इन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई ये फोविया सेंट्रलिस क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे इनर मोस्ट कोट रेटिना दिख रहा है, मिडल वाली लेयर कोरॉइड है, और सबसे बाहर वाली तो स्क्लेरा है ही जो आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट है। क्लियर है जी? चलो, सो ऑल इन ऑल अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में कहूं कि भाई आईबॉल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्क्लेरा, कॉर्नियोस्क्लेरल कोट में स्क्लेरा और कॉर्निया पढ़ने हैं। मिडल वेस्कुलर कोट में कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस के बारे में पढ़ना है, और सबसे इनर मोस्ट कोट में रेटिना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला कोट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कॉर्नियोस्क्लेरल कोट, जिसमें आ गया कॉर्निया और स्क्लेरा, राइट। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। स्क्लेरा एक्सटर्नल लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी। ये लेबल कर है ना, ये वाली चीज स्क्लेरा, ये सब बाहर वाला ये सारा स्क्लेरा ही है। यही आंख में आगे की तरफ भी आती है। बिल्कुल आगे का 1/6 पोर्शन जो है वो तो कॉर्निया है, बाकी उस पूरे बॉल का मेजर 5/6 पोर्शन जो है स्क्लेरा है। एंटीरियर 1/6 कॉर्निया है। कॉर्निया स्क्लेरा की ही एक्सटेंशन है और परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होती है। जब आप आंख को सामने से देखते हैं तो ये जो व्हाइट वाली चीज दिख रही है ना आपको, द व्हाइट ऑफ द आई इज स्क्लेरा। एस से स्क्लेरा, एस से सफेद, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई जो है,
चलो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि व्हाइट ऑफ द आई किसे कहते हैं। सो हम ध्यान रखेंगे, एस से स्क्लेरा, एस से सफेद, आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा है। It appears slightly bluish in newborn babies because it is translucent. Now, अगर आपने न्यूबॉर्न बेबीज की आंखें देखी हो तो जो चीज हमें यहां पे सफेद सफेद नजर आ रही है ना, न्यूबॉर्न बेबी में वो हल्की सी ब्लूइश सी नजर आती है, नीली नीली। क्यों? क्योंकि वहां पे स्क्लेरा पूरी तरह से ओपेक नहीं है, वो ट्रांसल्यूसेंट है। तो स्क्लेरा के पीछे जो कोरॉइड लेयर होती है, कोरॉइड में जो मेलानिन है वो रिफ्लेक्ट करती है स्क्लेरा के थ्रू और वो एक हल्का नीलापन देती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, स्क्लेरा पूरी तरह से फिर ओपेक हो जाती है। स्क्लेरा के थ्रू ना तो लाइट आंख में एंटर कर सकती है, ना बाहर आ सकती है। स्क्लेरा हैज डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं। इट कवर्स एंटायर आईबॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। आगे की तरफ कॉर्निया। अब आप इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाली चीज क्या है जी, दिस इज स्क्लेरा। ये जो व्हाइट ऑफ द आई है ये तो है स्क्लेरा, और ये जो बड़ा सा गोला हमें नजर आ रहा है दिस इज आइरिस। आइरिस के बीच में जो छोटा गोला दिख रहा है दैट इज प्यूपिल। तो आप कहेंगे कॉर्निया कहां है? इसी आइरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि कॉर्निया है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो वो दिख नहीं सकती, राइट जी। स्क्लेरा के फंक्शंस क्या क्या हैं सुनिएगा। इट गिव्स शेप टू आईबॉल। आईबॉल को एक डेफिनेट शेप में बना के रखता है। आईबॉल का जो वजन है रफली 7 ग्राम्स के करीब होता है। इट मेक्स द आईबॉल मोर रिजिड। इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ आईबॉल। स्क्लेरा इज रेजिस्टेंट टू माइल्ड एसिड्स एंड एल्कलीज। स्क्लेरा जो है टफ है, फाइब्रस है। इट इज रेजिस्टेंट टू माइल्ड एसिड्स एंड एल्कलीज। स्क्लेरा के साथ ही आई बॉल के मसल्स जुड़े हैं। कौन से मसल्स? अब देखो, जैसे मैं आपको देख रहा हूं सामने, मैं अपने आई बॉल्स को अप डाउन राइट लेफ्ट या ऐसे 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 घुमा सकता हूं ना। तो ये आई बॉल्स ऐसे ऐसे कैसे घूम रहे हैं? बिकॉज इसके लिए मसल्स होते हैं। द मसल्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ocular muscles. So extraocular muscles are attached to sclera and they are helping in the movement of the eyeball. कई तरह के muscles होते हैं, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, internal rectus भी कहते हैं उन्हें, lateral और external rectus, superior oblique, inferior oblique। ये सब आप आगे पढ़ेंगे जब आप MBBS में जाएंगे ना, तब आप इन सारे मसल्स के नाम पढ़ेंगे और कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो मूवमेंट दे रही हैं। जैसे एक तो ऑक्यूलोमोटर है, मोटर मींस मूवमेंट, ऑक्यूला मींस आईबॉल। ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, वो आईबॉल मूवमेंट में इन्वॉल्व है। एब्ड्यूसेंस है, ट्रोक्लियर है, तो ये आईबॉल मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। स्क्लेरा के बारे में हमने क्या क्या जाना? चलो जी, आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट का मेजर पार्ट स्क्लेरा है, राइट जी। पोस्टीरियर 5/6 स्क्लेरा, एंटीरियर 1/6 इज कॉर्निया, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये वाली चीज, ठीक है। ये एंटीरियर 1/6 कॉर्निया है। यहां से लेके आप ये लगा लीजिए, ये इतना हिस्सा जो है दिस इज व्हाट इज कॉर्निया, और जो बाकी का ये सारा पीछे वाला हिस्सा था जो अभी हमने डिस्कस करा वो है स्क्लेरा। व्हाइट ऑफ द आई, टफ फाइब्रस लेयर, resistant to mild acids and alkalis. Tendons of extraocular muscles are attached to sclera. अब आ जाते हैं जी कॉर्निया पे। Anterior portion of sclera is what is cornea and it is perfectly transparent. It allows free entry of light. लाइट जब आके स्ट्राइक करती है सबसे पहले आपके कॉर्निया पे करती है। देखो होता क्या है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन। आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन से कंफ्यूज मत करना, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम के थ्रू पास कर रही है और जब मीडियम की डेंसिटी बदलती है तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है। शायद आपने कभी एक्सपेरिमेंट भी करा हो, है ना, कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रेज बेंड करती हैं मीडियम की डेंसिटी के हिसाब से। तो हवा की डेंसिटी, हवा में से लाइट आ रही है ना, और कॉर्निया की खुद की डेंसिटी में डिफरेंस सबसे ज्यादा है। हमारे पूरे आईबॉल में जैसे जैसे लाइट आगे पास करती है वो जगह जगह पे रिफ्रैक्ट होती जाती है। कॉर्निया रिफ्रैक्शन देता है, लेंस रिफ्रैक्शन देता है, विट्रियस ह्यूमर रिफ्रैक्शन देता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ सकते हैं।
आईबॉल में लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन करता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया देता है, क्योंकि हवा की डेंसिटी और कॉर्निया की डेंसिटी में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए कॉर्निया प्रोवाइड्स मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। इंटरेस्टिंग है ना बात? चलो सुनो आगे। कॉर्निया इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्क्लेरा, इट बल्जेस फॉरवर्ड्स। कॉर्निया का डायमीटर है लगभग 11 मिलीमीटर, 11 mm जो है इसका डायमीटर है। कॉर्निया इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर लेयर। राजा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एवेस्कुलर का मतलब होता है विदाउट ब्लड सप्लाई। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर कॉर्निया में ब्लड वेसल्स होंगी तो वो आने वाली लाइट रेस के रास्ते में टकराएंगी, लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी ना, इसलिए कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है और कॉर्निया जो है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो कॉर्निया को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी? भाई ब्लड ही तो हर चीज को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देता है। तो कॉर्निया के एग्जैक्टली पीछे जो है एक्वस ह्यूमर जो प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमर से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलती है। कॉर्निया के आगे की तरफ टीयर्स की, आंसुओं की एक फिल्म लगातार बनी रहती है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन भी कॉर्निया को मिलती है। इसीलिए कहते हैं ना जो कॉन्टेक्ट लेंस हम लगाते हैं आंखों में वो कॉर्निया के ऊपर ही लगते हैं। बड़े लंबे समय तक कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहनने चाहिए। Cornea will be deprived of the oxygen which is dissolved in tears. So disposable contact lenses होते हैं, कुछ घंटे आपने पहने फिर आपने उतार दिए, राइट जी? Cornea allows free entry of light. It is curved and helps to focus the light onto retina. कॉर्निया जो है वो लगभग ऐसे है ना, आगे की तरफ उभरा हुआ है और लाइट रेज यहां जाके स्ट्राइक करती हैं इस तरह से। कॉर्निया के पीछे मैंने बताया जो फ्लूइड है कौन सा है? एक्वस ह्यूमर, जो कि न्यूट्रिशन दे रहा है कॉर्निया को। Cornea provides maximum refraction to light. This point is very important कि maximum refraction cornea दे देता है, क्योंकि हवा की डेंसिटी में और कॉर्निया की डेंसिटी में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और जहां मैक्सिमम डेंसिटी डिफरेंस आएगा वही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है। कॉर्निया गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। हम एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर के डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है जी? कॉर्निया में नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है। कॉर्निया इज वेरी सेंसिटिव टू टच एंड पेन। आपने देखा होगा कई बार आंख में गलती से ऐसे कुछ लग जाए, हाथ लग जाए तो बड़ी ज्यादा जलन मचती है, या कभी नहाते समय साबुन चला जाए आंख में, है ना, उससे भी हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बिकॉज कॉर्निया इज वेरी सेंसिटिव टू टच एंड पेन। कुछ लोगों में कॉर्निया ओवर सेंसिटिव होता है तो वो इवन कॉन्टेक्ट लेंस भी नहीं पहन पाते हैं, लगातार कॉर्निया जो है वो इरिटेट होता रहता है। Tears continuously flow over cornea and keep it moist. आंसू जो हैं टीयर ग्लैंड्स बनाती हैं, आंसू लगातार बनते हैं, ऐसा नहीं कि जब आप रो रहे हैं तभी बन रहे हैं। टीयर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूसली। क्यों? क्योंकि आईबॉल का जितना भी एक्सपोज्ड सरफेस है उसको मॉइस्ट रखना है, नम रखना है। घुली हुई ऑक्सीजन जो है टीयर्स में वो भी मिल रही है कॉर्निया को, और प्लस जो डेड एंड डैमेज सेल्स, डस्ट होता है, टीयर्स उसे बहा के ले जाते हैं नेजोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू, वो नोज की तरफ आ जाते हैं। सो टीयर्स कॉन्टिन्यूसली फ्लो ओवर कॉर्निया टू कीप इट मॉइस्ट। आपने कई बार पिंक आईज के बारे में सुना है ना? अक्सर हम बरसाती मौसम में या गर्मियों में हम कहते हैं कि भाई कॉन्जंक्टिवाइटिस हो जाता है लोगों को। कॉन्जंक्टिवाइटिस क्या है? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉन्जंक्टिवा। हमारा जो स्क्लेरा है ना, व्हाइट जो पार्ट है, उसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्जंक्टिवा। कॉन्जंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हो जाने से जो है कॉन्जंक्टिवाइटिस हो जाता है। कॉन्जंक्टिवा का काम है, इट प्रोटेक्ट्स द आईबॉल एंड कीप इट मॉइस्ट, राइट? सो इन्फेक्शन हो जाने से पिंक आईज हो जाती हैं, और ये इन्फेक्शियस भी है, एक से दूसरे में फैलता भी है। इज इट क्लियर जी? नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कैनाल ऑफ श्लेम। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैनाल ऑफ श्लेम कहां प्रेजेंट है? देखो ये है जी सामने वाला हिस्सा कॉर्निया, और ये वाली पूरी चीज जो है पीछे, दिस इज व्हाट इज स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पे यू कैन सी दिस कैनाल ऑफ श्लेम। सो कैनाल ऑफ श्लेम जो है एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ये प्रेजेंट है। अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर ड्रेन्स इनटू दिस। एक्वस ह्यूमर लगातार बन रहे हैं, हम पढ़ेंगे कि सीलियरी बॉडी की जो सीलियरी प्रोसेसेस हैं वो एक्वस ह्यूमर बनाती हैं। लगातार बन रहा है और लगातार ड्रेन हो रहा है इस कैनाल में। अगर ये कैनाल ब्लॉक हो जाती है किसी कारण से,
right? Blockage of canal of Schlemm that results in a disorder that is called glaucoma. काला मोतिया सुना है आपने कभी? एक सफेद मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है, glaucoma. So blockage of canal of Schlemm results in इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, रेटिना को भी वो डैमेज करेगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसलिए काला मोतिया कहते हैं. विजन लॉस्ट ड्यू टू ग्लोकोमा कैनॉट बी रीगेन्ड बैक, सो द एंटायर वर्ल्ड इज ब्लैक फॉर यू. राइट? याद रहेगा जी कैनाल ऑफ श्लेम. ठीक है, चलो और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं आपको. जब आप कहते हैं कि किसी इंसान का आई ट्रांसप्लांट हुआ है, भाई देखिए ब्लाइंड होने के कई रीजंस हो सकते हैं. कोई इंसान जन्म से ब्लाइंड हो सकता है, या किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है कि कॉर्निया डैमेज हो गया एसिड के कारण या इंजरी के कारण. ब्लाइंडनेस का रीजन हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व इज नॉट कैरिंग द मैसेजेस, समथिंग इज रॉन्ग विद रेटिना, समथिंग इज रॉन्ग एट द लेवल ऑफ द ब्रेन जहां पे कि इमेज प्रोसेस होती है फाइनली. सो ब्लाइंडनेस के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. अगर कोई इंसान ब्लाइंड है बिकॉज ऑफ कॉर्निया, तो उसका इलाज है कॉर्निया ट्रांसप्लांट. Corneal transplants are the oldest in medical history and most successful. क्यों? किसी भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में समस्या आती है रिजेक्शन की. जिस भी रेसिपिएंट में आप डालेंगे उसका इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा. किडनी ट्रांसप्लांट में भी बताया था, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स इस तक नहीं पहुंच पाते आसानी से और अटैक नहीं कर पाते. इसलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल एंड दीज आर द ओल्डेस्ट इन द मेडिकल हिस्ट्री. पढ़ते हैं जी. कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को केराटोप्लास्टी भी कहते हैं. इट इज एन ऑपरेशन टू रिमूव एंड रिप्लेस द कॉर्निया एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सक्सेसफुल. रेयरली ऐसा होता है कि कॉर्निया कभी रिजेक्ट हो जाए. राइट जी? कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स एवेस्कुलर नेचर. नो, जिन लोगों ने ये प्रण किया होता है कि वो अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, जिन्होंने ये प्लेज लिया होता है, जब ऐसे इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों का, परिजनों का, परिवार वालों का ये फर्ज बनता है कि वो आई बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दें दैट सो एंड सो पर्सन इज नो मोर, ताकि विद इन 6 आवर्स जो है वो जहां भी डेड बॉडी रखी है वहां पे पहुंच जाएंगे और आकर के आई बॉल्स निकाल लेंगे. पहले तो हम कंप्लीट आई बॉल निकाल लेते थे डेड बॉडी की और फिर आई ऑर्बिट्स में कॉटन भर के पट्टी बांध देते हैं. राइट? आई बॉल्स को लेबोरेटरी में ले जाके हम उसका कॉर्निया पोर्शन अलग कर लेते हैं. कॉर्निया को 3 दिन तक जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं और फिर हम रेसिपिएंट को डाल देते हैं. रेसिपिएंट्स की लिस्ट हमारे पास होती है हॉस्पिटल में कि भाई कौन कौन लोगों ने रजिस्टर करवा रखा है कि वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट चाहते हैं. फिर हम उनको बुला लेंगे और वो कॉर्निया उनमें डाल देंगे. नाउ आजकल कॉर्नियल स्लाइसिंग भी है प्रोसीजर की एक कॉर्निया के स्लाइस करके 3 स्लाइस करके अलग अलग लोगों को भी डाला जा सकता है. ना जब इंसान की डेथ हो जाती है तो कॉर्निया सूखने लगेगा. सो जब आप आई बैंक वालों को फोन पे इन्फॉर्म करेंगे दैट अ पर्सन इज नो मोर, तो वो आपको बता देंगे कि जहां भी वो लाश, वो डेड बॉडी रखी है वहां का पंखा बंद कर दीजिए, खिड़कियां बंद कीजिए, हवा ना चले ताकि कॉर्निया ड्राई ना हो जाए. अगर वो ड्राई हो गया तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा. और कॉटन को, रुई को पानी में भिगो के डिप करके आंखों पे रखते रहिए ताकि कॉर्निया मॉइस्ट रहे. आजकल हम ये भी करते हैं कि कॉर्निया ही स्लाइस करके डेड बॉडी से निकाल लेते हैं, डायरेक्टली कॉर्निया ले लेते हैं, आईबॉल्स नहीं निकालते, है ना, ताकि जो परिवार वाले हैं, फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, उनको वो चीज इमोशनली हर्ट ना करे दैट द आईज ऑफ द बॉडी हैज बीन रिमूव्ड. इज इट क्लियर जी? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में डोनर्स को लेकर के यही समस्या आ जाती है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पीपल बिकॉज ऑफ द इमोशनल रीजंस वो उनके ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते हैं. ठीक है जी, समझे आप मेरी बात? राइट जी. सो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स आर द ओल्डेस्ट इन मेडिकल हिस्ट्री एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द एवेस्कुलर नेचर ऑफ कॉर्निया, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती. जानवरों का कॉर्निया इंसानों को नहीं लगाया जा सकता बिकॉज कर्वेचर का डिफरेंस आ जाता है. राइट? कर्वेचर होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर जो उतनी लाइट को रिफ्लेक्ट करे उस हिसाब से, इसलिए ह्यूमन कॉर्निया ही हम यूज करते हैं. सो हमने आई बॉल का सबसे बाहर वाला कोट डिस्कस करा, दैट इज आउटरमोस्ट फाइब्रस कोट, जिसे ट्यूनिका फाइब्रोसा या कॉर्नियोस्क्लेरल कोट कहते हैं. अब हम बढ़ते हैं जी मिडल वेस्कुलर कोट की तरफ. याद कीजिए मिडल वेस्कुलर कोट में क्या क्या बताया था? कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस. मिडल वेस्कुलर कोट को ट्यूनिका वेस्कुलोसा या यूविया या यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं. ठीक है जी, चलिए जी. सो मिडल वेस्कुलर कोट में 3 चीजें हमने पढ़नी है. एक तो कोरॉइड, फिर सीलियरी बॉडी एंड आइरिस.
अच्छा मैं आपको बता दूं, ये वाला कोट जो है मिडल वाला इनकम्प्लीट कोट कहलाता है ना, क्योंकि आगे की तरफ ये आंख में जो आता है तो ये कंप्लीट नहीं है। अब आप देखो इस डायग्राम में किस कलर से इस कोट को दिखाया गया है, ब्राउनिश से कलर से दिखाया गया। ये रहा कोरॉइड, कोरॉइड का ही आगे का एक्सटेंशन है ये वाली चीज सीलियरी बॉडी, और वहीं से आगे की तरफ निकला है ये वाली चीज दैट इज आइरिस। ओके, ये आइरिस है, ये साइड का सेक्शनल व्यू है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और ये आइरिस के बीच में बिल्कुल यहां पे ये जो ओपनिंग है दैट इज प्यूपिल, और उसके पीछे ब्लू कलर का आपको लेंस दिख रहा है। सो हम मिडल वेस्कुलर कोट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं कोरॉइड। डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर होती है कोरॉइड, हाईली पिगमेंटेड लेयर है कि आंख में जो लाइट पहुंच रही है कोरॉइड उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे पहले जो लाइट रेज है ऐसे आंख में जाकर के स्ट्राइक करेंगे नहीं, यहाँ पे सबसे इनर मोस्ट लेयर जो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले तो यहाँ पे रेटिना होगा, रेटिना के रॉड्स एंड कोन को स्ट्राइक करी, उसके बाद जो फालतू लाइट है वो और पीछे चली जाती है और कोरॉइड की तरफ, तो कोरॉइड की पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सो कोरॉइड कन्वर्ट्स द आईबॉल इनटू अ डार्क चैम्बर। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाती फिर हमें कुछ दिख ही नहीं पाता। सो लाइट जब आंख में जाती है, जितनी लाइट रॉड्स एंड कोन्स को स्ट्राइक करनी है वो करती है, बाकी की लाइट रॉड एंड कोन के पीछे जो कोरॉइड लेयर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है। कोरॉइड लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिशन देती हैं, राइट जी। कोरॉइड का ही आगे का हिस्सा सीलियरी बॉडी है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोरॉइड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। सीलियरी बॉडी जो है ये लेंस को पकड़ के रखती है। अगर हम सामने से सीलियरी बॉडी देखें तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यहां पे आप साइड से दिख रहे हैं इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा है। ठीक है जी, कोरॉइड की बातें क्लियर हुई। चलो कोरॉइड के बारे में और बातें बताता हूं। इट कंटेन्स मेलानोसाइट्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट। अभी मैंने बोला था ना, कोरॉइड इज हाईली पिगमेंटेड लेयर, it absorbs the extra light and converts eyeball into a dark chamber. Melanin causes this layer to appear dark brown in color, deep chocolate brown भी कह देते हैं। Melanin absorbs stray light rays and converts eyeball into a dark chamber. Very important. It prevents reflection and scattering of light within the eyeball. अगर कोरॉइड लेयर उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और मान लो लौटा देगी वापस, फिर तो बिल्कुल चकाचौंध हो जाएगी आंखों में, हम किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे। As a result, the image cast on the retina by the cornea and lens remains sharp and clear. तो ये कोरॉइड का काम है, आपने ध्यान रखना है। हाईली पिगमेंटेड लेयर है, हाईली वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई भी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच इज द हाईली पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, रेटिना लिख देते हैं क्योंकि रॉड एंड कोन में आपने रोडोप्सिन आयोडोप्सिन पढ़ा होता है। नहीं, हाईली पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई कोरॉइड है, लिख देता हूं। कोरॉइड इज हाईली पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई, highly vascular. It converts eyeball into a dark chamber. Now, albinos देखें आपने, albinos कौन है? जिनमें की मेलानिन पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस हो रही शरीर में, तो इसका मतलब आई में भी नहीं, पूरी स्किन सफेद सफेद नजर आती है ऐसे, या पिंकिश ब्लड वेसल्स के कलर के कारण बालों में भी नहीं है कलर, सफेद नजर आते हैं। Albinos lack melanin in all parts of their body including eye. आंखों में भी नहीं है। They would need to wear sunglasses even indoors, चाहे वो घर के अंदर भी हैं, because even moderately bright light is perceived as bright glare due to light scattering. क्योंकि कोरॉइड में मेलानिन नहीं है तो लाइट आंख में स्कैटर करेगी, देखने में बहुत परेशानी होगी। राइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीलियरी बॉडी क्या है? सीलियरी बॉडी जो है, इट अपीयर्स डार्क ब्राउन इन कलर बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स मेलानिन प्रोड्यूसिंग मेलानोसाइट्स। अब मैं आपको समझाता हूं, फ्रंटल व्यू से जब आप सीलियरी बॉडी देखेंगे तो कैसी दिखेगी। जब आप सामने से देखेंगे ना सीलियरी बॉडी, तो आपको सामने से एक राउंड स्ट्रक्चर ही नजर आएगा ऐसा। जो डायग्राम आप आई का देखते हैं वो कट व्यू देखते हैं, वो आप साइड से देखते हैं, उसमें आपको सीलियरी बॉडी का हल्का सा ऊपर का पोर्शन नजर आ रहा है, हल्का सा नीचे का, बीच में ऐसे लेंस दिखाया होता है, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, वो कट व्यू है, साइड व्यू। फ्रंट से देखेंगे तो सीलियरी बॉडी एक सर्कल की तरह ही है। सो पेरिफेरली इट इज स्मूथ बट सेंट्रली इट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड सीलियरी प्रोसेसेस। मैं सीलियरी बॉडी का फ्रंटल व्यू दिखा रहा हूं, पेरिफेरली स्मूथ है बट सेंट्रली इसमें ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं।
ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस सीलियरी प्रोसेसेस कहलाते हैं। ये ऐसे ऐसे जो जिगजैग बना है ना, दीज आर सीलियरी प्रोसेसेस, दीज आर सीलियरी प्रोसेसेस। अब यहीं पे सेंटर में ये रहा लेंस, सीलियरी बॉडी इज होल्डिंग द लेंस। सीलियरी प्रोसेसेस से पतले पतले फाइबर्स निकलते हैं, ये जो येलो कलर से दिखा रहा हूं, फाइन फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स और द जोन्यूले ऑफ जिन, दे अराइज फ्रॉम सीलियरी प्रोसेसेस एंड दे आर ब्लेंडिंग विद द कैप्सूल ऑफ लेंस, लेंस के कैप्सूल को पकड़ लेते हैं वो। सो दीज suspensory ligaments are keeping the lens in position. Suspensory ligaments, जो फाइबर जैसी चीज है ना, देखो लिगामेंट आपने बोन में पढ़ा है, लिगामेंट यहां भी आ गया। ये क्या है? फ्रंटल व्यू ऑफ सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी ने सेंटर में लेंस को पकड़ा हुआ है। कैसे? सीलियरी बॉडी की सीलियरी प्रोसेसेस से पतले पतले धागे निकल रहे हैं जिन्होंने लेंस को पकड़ा है। चलिए पढ़ते हैं आगे फिर से। पेरीफेरली इट इज स्मूथ, पेरीफेरी से आपको दिख रहा है, पेरीफेरी से तो ये स्मूथ है बिल्कुल, लेकिन सेंटर की तरफ जो है इट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोसेसेस विच आर कॉल्ड सीलियरी प्रोसेसेस। 70 से 80 सीलियरी प्रोसेसेस हैं। सीलियरी प्रोसेसेस ही एक्वस ह्यूमर बनाती हैं। सीलियरी प्रोसेसेस आर हाईली वेस्कुलर, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, एंड दे आर साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व कर लिया नीट का कि आंख में जो एक्वस ह्यूमर बनता है वो कौन बनाता है? सीलियरी बॉडी के सीलियरी प्रोसेसेस बनाते हैं। लगातार यहां पे एक्वस ह्यूमर बन रहा है। नाउ अब आप ये डायग्राम देखिए गौर से। ये है सीलियरी बॉडी का फ्रंटल व्यू जो आपको नीचे दिख रहा है, यहां पे ये वाली चीज फ्रंटल व्यू है ना। जैसे सामने से देखेंगे तो सबसे पहले तो दिखा भाई कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस है ना, आइरिस के पीछे है ये सीलियरी बॉडी जिसने लेंस को पकड़ा हुआ है। ये रहा बीच में लेंस। सीलियरी बॉडी के पास सीलियरी मसल्स हैं और ये बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसके ऊपर जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम वो है जो जर्नली आप देखते हैं। ये कट व्यू में ऐसे दिखाया गया सीलियरी बॉडी को, जहां पे सबसे आगे आपने देखा कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे का एक्सटेंशन ये रहा कोरॉइड, और ये है जी स्क्लेरा, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये वाला स्ट्रक्चर है लेंस, कट व्यू ऑफ द लेंस। ये बीच में लाइट ऐसे यहां पे आएगी और प्यूपिल के थ्रू जाके लेंस को स्ट्राइक करेगी। फाइन फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सीलियरी प्रोसेसेस एंड ब्लेंड विद कैप्सूल ऑफ लेंस। जैसे मान लो ये मेरा पूरा हाथ है, ऐसे सीलियरी बॉडी है, इसके बीच में एक गोला इमेजिन कर लीजिए, दैट इज लेंस, ठीक है, और मेरी फिंगर से ऐसे पूरे 3D में इमेजिन कीजिए धागे धागे निकले जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है। सो दीज फाइबर्स आर होल्डिंग लेंस इन पोजिशन। लेंस कम कॉन्वेक्स या ज्यादा कॉन्वेक्स हो सकता है। आप जानते हैं हम पास की पास वाली चीज को भी देख सकते हैं और दूर से दूर वाली चीज को भी देख सकते हैं। चांद तारे भी तो नजर आते हैं हमें। हमारा जो विजन का रेंज है 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, राइट। 0 से आंख के इतना पास भी रख दीजिए तब भी चीज दिख तो रही है ना, चाहे क्लियर नहीं दिख रही, राइट जी। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है अभी मैं बताऊंगा कि पास से पास वाली चीज भी आप देख लेते हैं, दूर से दूर वाली भी देख लेते हैं। लेंस आंख का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपनी रिफ्रैक्टरी पावर, अपना कर्वेचर बदल लेता है। वो कैसे बदल पाता है? क्योंकि लेंस को चारों तरफ से सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने खींच के रखा हुआ है, एक तनाव बना के रखा है उसके ऊपर। अगर वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ढीले पड़ जाएंगे तो लेंस उभर जाएगा, मोटा हो जाएगा, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स चारों डायरेक्शन से खिंच जाएंगे तो लेंस पतला हो जाएगा और लेंस कम कॉन्वेक्स हो जाएगा। सो लेंस इज द ओनली स्ट्रक्चर इन आई विच कैन चेंज इट्स रिफ्रैक्टरी पावर। ये बात याद रखिएगा। Ciliary processes are protrusions or the folds on the internal surface of ciliary body. मैंने बना के भी दिखाया था ऐसे। Peripherally the ciliary body is smooth but centrally it has numerous finger-like processes which are called ciliary processes. दिख रहे हैं ये ciliary processes? यही aqueous humor बनाते हैं। Now सीलियरी बॉडी के पास सीलियरी मसल्स भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीलियरी मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स कम या ज्यादा तनाव बनाएंगे और लेंस कम कॉन्वेक्स या ज्यादा कॉन्वेक्स होगा। सीलियरी मसल्स क्या हैं? सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल।
स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द सीलरी मसल्स changes the tightness of the zonular fibers. जोन्यूलर फाइबर सस्पेंसरी लिगामेंट्स को कहते हैं, जोन्यूलर जिन भी कहते हैं कि भाई पास वाली चीज को देखना है लेंस ने, दूर वाली चीज को देखना है, लेंस को ज्यादा कॉन्वेक्स करवाना है, कम कॉन्वेक्स करवाना है। ये सीलरी बॉडी के जो सीलरी मसल्स होते हैं ये वही डिसाइड करते हैं। जब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे ऐसा, तो वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो ढीली हो जाएंगी, लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। जब सीलरी मसल रिलैक्स करे ऐसे, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने अपना खिंचाव भी बढ़ा दिया, लेंस पतला हो गया। जो पास वाली चीजें हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर मोर रिफ्रैक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, फार अवे ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर लेस रिफ्रैक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। सो अकॉर्डिंगली आप पास वाली चीज को देख रहे हैं या करीब वाली चीज को देख रहे हैं, लेंस अपना कर्वेचर बदल लेता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ सीलरी मसल्स। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, it alters the shape of the lens, adapting it for near or the far vision. So please remember, nearby objects require more refraction, far away objects require less refraction. Important है, डिस्कस करने जा रहे हैं। Nearby objects require more refraction to be focused on retina, so lens becomes more convex due to relaxation of suspensory ligaments. और वो रिलैक्स क्यों करे? Because there is contraction of the ciliary muscles. बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया। पास वाली चीज को देख रहा हूं, सपोज ये पास है, मेरा लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स होना चाहिए। वो ज्यादा कॉन्वेक्स कैसे होगा कि जो धागे उसे चारों किनारों से खींचे हुए थे वो धागे ढीले पड़ जाएं, तभी तो लेंस उभर के ऐसे सामने को आएगा, ज्यादा कॉन्वेक्स होगा। अगर उसको हर किनारे से पापड़ की तरह खींच खींच के पतला कर दिया गया है तो फिर वो कैसे ज्यादा कॉन्वेक्स होगा? तो इसका मतलब है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने जो खिंचाव बनाया लेंस पे वो कम किया जाए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स हो। और वो रिलैक्स तभी होंगे जब पूरी पेरिफेरल रीजन से ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, सीलरी मसल्स, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर मोर रिफ्रैक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, so lens becomes more convex due to relaxation of the suspensory ligaments, which reduces the pull exerted on lens. And how is this happening? The ciliary muscles are contracting. Exactly opposite होगा अगर आप दूर की चीज को देख रहे हैं। Far away objects require less refraction to be focused on retina, so lens becomes less convex due to contraction of suspensory ligaments as a result of डायलेशन या रिलैक्सेशन ऑफ सीलरी मसल्स। एग्जैक्टली ऑल ऑपोजिट हुआ। सीलरी मसल्स रिलैक्स करे, जब मसल्स रिलैक्स हुए तो वो जो खिंचाव बनाया था सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने वो बढ़ गया, लेंस पतला हो गया, कम कॉन्वेक्स हो गया, और दूर वाली चीज को आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। लेंस के बारे में भी और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। कोरॉइड के बारे में पढ़ा, सीलरी बॉडी के बारे में पढ़ा। सीलरी बॉडी का ही आगे को एक्सटेंशन आइरिस हो जाता है, जैसा आपको यहां पे इस डायग्राम में दिख रहा है कि इतना बड़ा जो कलरफुल सा गोला दिख रहा है, दैट इज योर आइरिस। ओके, नाउ अगर मैं साइड व्यू बना के दिखाऊं खुद, सिंप्लीफाइड डायग्राम आई बॉल का, ये आउटर मोस्ट कोट है। आउटर मोस्ट कोट में ये है आगे वाला उभरा हुआ कॉर्निया। ओके, बिल्कुल रफ सा डायग्राम बना रहा हूं। ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड, यहां से ऑप्टिक नर्व है। सो ये मैंने दिखाया कॉर्निया, हाईली ट्रांसपेरेंट, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, विदाउट ब्लड सप्लाई, बट नर्व सप्लाई है। ये रहा पीछे वाला स्क्लेरा, ये वाली चीज है ऑप्टिक नर्व। सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना। ये था आई का सबसे बाहर वाला कोट, आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट, कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। अब मैं आई बॉल का मिडल वाला कोट जो है आपको वो दिखाता हूं। येलो कलर ले लेता हूं, एग्जैक्टली इसके नीचे नीचे चलाते हैं। दिस इज कोरॉइड, मिडल लेयर बना रहा हूं, कोरॉइड। ये यहां से ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी ऑप्टिक नर्व की तरफ, कोरॉइड। कोरॉइड का ही आगे का एक्सटेंशन है यहां पे इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, लाइक दिस। ये आगे वाली चीज हो गई आइरिस, और ये बन गया सीलरी बॉडी। तो ये कंप्लीट लेयर है राजा मिडल कोट की।
सो मिडल कोट येलो कलर से दिखाया, मिडल वेस्कुलर कोट, ट्यूनिका वेस्क्युलोसा, यूविया, यूवियल ट्रैक्ट, जिसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? दिस इज कोरॉइड, highly pigmented, deep chocolate brown in color, highly vascular, absorbs the extra light, converts the eyeball into a dark chamber. कोरॉइड का ये वाला एक्सटेंशन जिसकी अभी पूरी कहानी पढ़ी, दैट इज सीलियरी बॉडी विच हैज सीलियरी प्रोसेसेस विच प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। ये सीलियरी बॉडी का कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है ऊपर का और ये नीचे का, इधर भी ये वाली चीज भी सीलियरी बॉडी कहलाएगी, ये रहा सीबी, सीलियरी बॉडी। और ये आगे का एक्सटेंशन है आइरिस, ये रहा आइरिस, ये ऐसे ये भी आइरिस ही है ना। सामने से देखेंगे तो आइरिस ऐसा बिल्कुल गोला नजर आएगा, ये वाली चीज, और आइरिस के बीच का जो एपर्चर है ये वाला, दिस इज व्हाट इज प्यूपिल। ओके, दिस इज प्यूपिल, और यहां से प्यूपिल सामने से ये वाला है, आइरिस के बीच का एपर्चर प्यूपिल। क्लियर हुआ जी आपको? मिडल वेस्कुलर कोट में कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी ने लेंस को पकड़ा हुआ है। तो लेंस कहां है? चलो मैं इसमें लेंस दिखाता हूं, ये है जी लेंस। ये लेंस से ये धागे जो हैं, ये धागे धागे दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा आई का स्ट्रक्चर। आज से पहले कई चीजें हो सकता है आपने ऐसे ही रटी हुई हो। चलिए, आइरिस, पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सीलियरी बॉडी, visible colored portion of the eye. Iris gives color to your eye. The eye color depends on thickness of iris, amount of melanin, distribution of melanin. अलग अलग लोगों में आई कलर अलग अलग है। और आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में कोई भी दो लोग ऐसे नहीं होते जिनमें आइरिस का पैटर्न बिल्कुल सेम हो। द पैटर्न ऑफ आइरिस इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ। एंड आइरिस के इस पैटर्न का पिक्चर लेके उसे कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट करके एक सिक्योरिटी चेक की तरह भी यूज किया जाता है। बड़े हाई फाई जो लैब्स होते हैं वहां पे सिर्फ जब आपका आइरिस स्कैन होगा तभी जाकर के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। इवन जब आप आधार कार्ड भी बनाते हैं तो ऐसे आंख की फोटो भी लेते हैं ना, तो आइरिस स्कैन होता है। इट इज शेप्ड लाइक अ फ्लैटेंड डोनट। इट इज सस्पेंडेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस एंड इज अटैच्ड एट इट्स आउटर मार्जिन टू सीलियरी प्रोसेसेस। ठीक है जी, क्लियर है आइरिस के बारे में इतना? चलो, आई कलर, आंख का कलर किस बात पे निर्भर करता है? थिकनेस ऑफ आइरिस, अमाउंट ऑफ मेलानिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी आंख का जो भी रंग होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी ना, मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है और आई कलर भी चेंज होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। आई कलर निर्भर कर रहा है अमाउंट ऑफ मेलानिन पे, थिकनेस ऑफ आइरिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पे। The pattern of iris is unique to every individual. आइरिस का पैटर्न हर इंसान का अलग होता है। आइरिस में मिलेनोसाइट्स हैं, मेलानिन पिगमेंट वाले सेल्स, सर्कुलर मसल्स भी हैं आइरिस में, रेडियल मसल्स भी हैं। अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस इज डिटर्मिनिंग द आई कलर। कितना मेलानिन होगा और आई कलर क्या होगा, देखिए जरा। Eyes appear brown to black when the iris contains large amount of melanin. अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मेलानिन है तो ब्राउन टू ब्लैक शेड आता है। अगर ब्लू आई कलर है इसका मतलब है मेलानिन कंसंट्रेशन इज वेरी लो, बहुत कम मेलानिन होगा तो ब्लूइश कलर नजर आता है। ग्रीन कलर तब नजर आता है आंखों का व्हेन द मेलानिन कंसंट्रेशन इज मॉडरेट। यही मेनली कलर आपने देखे, हेजल है ना, ग्रीनिश, ब्लूइश, ब्राउन, ब्लैक। सो ये मेलानिन की मात्रा पे निर्भर कर रहा है आंख का रंग। आइरिस बेसिकली क्या है, जैसे कैमरा में डायफ्राम होता है ना कि भाई कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए और कितनी नहीं, आइरिस वही काम कर रहा है। कंप्लीट आई यू कैन कंपेयर विद द कैमरा आल्सो। आइरिस बिहेव्स लाइक डायफ्राम ऑफ अ कैमरा। मैं आपको बना के दिखाता हूं। सामने से अगर हम आइरिस का स्ट्रक्चर देखे तो ये एक गोला है, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर है। ये रहा जी आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक एपर्चर है। दिस सेंट्रल एपर्चर इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल का डायमीटर वेरी करता है, ठीक है जी। नाउ आइरिस के मसल्स हैं, देयर आर रेडियल मसल्स, इस तरह से ये जो लाइनें लाइनें बना रहा हूं ना, दे आर रेडियल मसल्स। ओके, ऐसे ही देयर आर सर्कुलर मसल्स ऑल्सो।
इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण प्यूपिल का डायमीटर बड़ा या छोटा होता है, राइट? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. Iris regulates amount of light entering the eyeball through pupil. Pupil is the hole in the center of the iris. Pupil काला क्यों नजर आता है? Pupil appears black because light जब आंख में pupil से enter करी तो choroid ने पूरी light absorb कर ली. Because as you look through the lens, you see the heavily pigmented back of the eye. That is what is choroid, right? इसीलिए pupil जो है आपको black नजर आता है. Now, प्यूपिल का डायमीटर भी वेरी करता है. मैं आपको ये बता दूं 2 mm से लेके 8 mm तक. अगर आप मध्यम रोशनी में हैं, बड़ी डिम लाइट है, तो प्यूपिल डायलेटेड होगा. अगर आप स्ट्रॉन्ग तेज रोशनी की तरफ देखें, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट? देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, देयर इज डायलेशन ऑफ प्यूपिल डिपेंडिंग अपॉन लाइट इंटेंसिटी की. मॉडरेट अमाउंट ऑफ लाइट ही आंख में जानी चाहिए. लेंस क्या है जी? ये स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने. लेंस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच इज हेल्ड बाय लिगामेंट्स एंड अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी. लेंस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ. लेंस में क्रिस्टलिन प्रोटीन्स होते हैं. लेंस इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा. इलास्टिक है. लेंस इज इलास्टिक बाय कॉन्वेक्स लिविंग स्ट्रक्चर विच इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टरी पावर. थोड़ी देर पहले भी बताया, पास वाली चीज को देख रहे हैं, दूर वाली चीज को देख रहे हैं, लेंस अपना कर्वेचर बदलता है. इट्स अ लिविंग स्ट्रक्चर. इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, एवेस्कुलर है, जैसे कॉर्निया एवेस्कुलर था. तो लेंस को भी न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर से मिलता है. इट्स मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स विच हैव क्रिस्टलिन प्रोटीन्स. लेंस के जो सेल्स हैं, जैसे जैसे लेंस ग्रो करता है ना, लेंस के सेल्स का ऑर्गेनल्स खत्म हो जाते हैं. दे लूज देयर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स एंड लंबे लंबे खिंच जाते हैं, वो लेंस फाइबर्स बन जाते हैं, उनमें क्रिस्टलिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है. Lens cells lose their nucleus and other organelles during development to become perfectly transparent. ताकि वो perfectly transparent हो जाए. Blood supply भी नहीं है वहां पे. It gets nutrition from aqueous humor which is present on the front of the lens as well as on the back of the lens. Right? Aqueous humor दोनों तरफ है. आप सोचते हैं कि लेंस के पीछे vitreous humor है? नहीं, vitreous से पहले वहां पर भी aqueous humor है. Ciliary processes ने लेंस को पकड़ा है ना, तो ciliary processes दोनों तरफ aqueous humor बना रहे हैं. लेंस continues to grow throughout life. अच्छा, लेंस एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट ऑल्सो. अल्ट्रावायलेट लाइट भी लेंस एब्जॉर्ब कर लेता है. कैटारैक्ट आपने सुना होगा, सफेद मोतिया जो कहते हैं. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देयर इज डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द लेंस, तो लेंस ओपेक होना शुरू हो जाता है. उसको कैटारैक्ट या सफेद मोतिया या मोतिया बिंद भी कहते हैं. सो इट इज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन लेंस. पहले मैंने ग्लोकोमा बताया था, काला मोतिया, जो कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक होने के कारण हो जाता है. सफेद मोतिया बता रहा हूं आपको. सो मोतिया बिंद का जब हम ऑपरेशन करते हैं, डिफेक्टिव लेंस निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल IOL इंट्राओक्यूलर लेंस डाल देते हैं. बहुत पुराने जमाने में जब हमारे पास आर्टिफिशियल लेंस नहीं था, तो डिफेक्टेड लेंस निकालने के बाद बहुत मोटा मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, राइट? ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आंख में पहुंचे. विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देयर इज डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ लेंस. लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया. तब फिर चश्मा भी लगाना पड़ता है ना. कैटारैक्ट सर्जरी में डिफेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस. लेंस एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट ऑल्सो. ध्यान रखिएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट भी लेंस एब्जॉर्ब करता है. अब आप ये डायग्राम देखिए, बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है आई बॉल के बिल्कुल डीप इंटीरियर में, एक 3D वे में. ये देखो, जो ऊपर बिल्कुल ऐसे छतरी जैसी चीज ये बनाई गई है, ये पूरी नीले नीले रंग का, ये नीले नीले रंग वाला है जी कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे ये एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई है, जिसमें एक्वस ह्यूमर है. ये वाली चीज आपको नजर आ रही है, ये क्या है? दिस इज व्हाट इज आइरिस, जो ब्राउनिश से कलर का दिख रहा है. आइरिस के बीच का अपर्चर देखिए, प्यूपिल. दिस इज द बॉडी ऑफ द आइरिस, राइट? ये लेंस दिख रहा है आपको, ये सीलियरी प्रोसेसेस दिख रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ओके. ये लेयर कोरॉइड है, कोरॉइड के बाहर ये स्क्लेरा है. दिस इज रेटिना. दिस इज द पोस्टीरियर कैविटी और द विट्रियस कैविटी. बिल्कुल साइड से काट के ऐसे आपको डिटेल में दिखाया गया है, कितनी मोटी मोटी थिकनेस आपको अलग अलग लेयर की नजर आ रही है. इससे आपको आंख के अंदर का हर स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में समझ आ रहा होगा, ओके. इस डायग्राम में भी देख लीजिए कहां से एक्वस ह्यूमर बना और किधर जा रहा है. ये है जी सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी के सीलियरी मसल्स और सीलियरी प्रोसेसेस. पॉइंट नंबर 1, यू कैन सी दीज
ciliary zonule और the suspensory ligaments. लेंस कट करके दिखाया गया, मोटाई दिख रही है लेंस की आपको? कैन यू सी? ये लेंस का एपिथेलियम है, लेंस का कैप्सूल भी होता है. कैन यू सी दिस आइरिस? ये मोटी सी लेयर, ठीक है. यहां से ये जो एरो के निशान दिखाए गए हैं ना, ये एक्वस ह्यूमर का फ्लो दिखाया गया है. सो आप देख पा रहे हैं ये एक्वस ह्यूमर ऐसे फ्लो करके पॉइंट नंबर 2 पे आया, वहां से पॉइंट नंबर 3, यानी वो जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन पे कैनाल ऑफ श्लेम थी, ये वहां पे ड्रेन हो गया. सो लेंस चारों तरफ से एक्वस ह्यूमर से नहाया हुआ होता है. ऐसे लेंस के पीछे की तरफ भी ये एक्वस ह्यूमर जाता है. ये वाला पोस्टीरियर सेगमेंट है आंख का, ये वाली चीज जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है जो इसे कवर कर रही है. हाइलॉइड मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे विट्रियस बॉडी को. सो ये डायग्राम एकदम क्लियरली आपको बता रहा है आईबॉल के डीप इंटीरियर स्ट्रक्चर्स को एक 3 डायमेंशनल वे में. समझ आई लेंस के बारे में चीजें? राइट जी. प्यूपिल फिर से देख लो जी. Aperture in the center of iris, it allows free entry of light. डायामीटर 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक वेरी करता है और 3 से 4 मिलीमीटर नॉर्मल रहता है. टीन एजर्स में प्यूपिल जो है वो मैक्सिमम डायलेटेड रहता है. प्यूपिल इन जनरल इज लार्जर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स. फीमेल्स में प्यूपिल जो है लार्जर है. लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से भी प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट होता है. Pupil constricts in bright light and dilates in dim light. Constriction of pupil is meiosis. टेक्निकल टर्म है, माइटोसिस मत कह देना, वो सेल डिवीजन वाला था. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इज मायोसिस, डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज माइड्रियासिस. आपने देखा होगा डॉक्टर के पास कई बार आई चेकअप के लिए जाते हैं तो कहते हैं ना आंखों में दवाई डाल के आप बैठ जाइए थोड़ी देर तक. जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है मेरी तरह उन्हें पता होगा वो दवाई क्या होती है, वो प्यूपिल को डायलेट कर देती है ना. ड्रग्स विच कॉज माइड्रियासिस यानी डायलेशन ऑफ प्यूपिल, दे आर कॉल्ड माइड्रियाटिक्स. एट्रोपिन दवाई होती है जो आंख में डालते हैं प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, और जिससे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, दैट इज एसिटाइलकोलिन. जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसे आंख खोल के देखते हैं, आंख में टॉर्च भी मारते हैं, लाइट मारते हैं. वो क्यों? क्योंकि डेथ के बाद प्यूपिल लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्यूपिल फिक्स हो जाता है, डायलेट्स एंड फिक्सेस. आफ्टर डेथ प्यूपिल डायलेट्स एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट. राइट. सो आईबॉल का मिडल कोट हमने पढ़ा जिसमें कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस का जिक्र करा. आइरिस के अंदर प्यूपिल. एक बार आप ये डायग्राम देखिए अपने सामने. यहां पे आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल लाइट है और ये रहा हमारा प्यूपिल. ठीक है. जब डिम लाइट कर देंगे, मध्यम रोशनी कर देंगे, तो देखिए प्यूपिल डायलेट्स एज द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस दे कॉन्ट्रैक्ट. सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, प्यूपिल डायलेट हो गया. एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा ब्राइट लाइट में. अब आप देखिए प्यूपिल छोटा हो गया, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स एज सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट. तो जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, जो मैंने आपको बताया भी था नर्वस सिस्टम पढ़ाते समय, जैसे हम डर जाते हैं अचानक किसी चीज से, है ना, कहते हैं ना डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब प्यूपिल डायलेट कर जाता है. प्यूपिल के डायलेट होने से डेप्थ ऑफ फोकस जो है वो बढ़ जाती है. आप देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यही रिस्पॉन्स है कि जो डायलेटर प्यूपिले मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करे एंड प्यूपिल साइज इंक्रीजेस. उसका उल्टा पैरासिम्पैथेटिक, जब वो डर वाली सिचुएशन चली गई तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स ये है कि स्फिंक्टर प्यूपिले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्यूपिल साइज डिक्रीजेस. तो आप आइरिस के दो मसल स्फिंक्टर प्यूपिले एंड डायलेटर प्यूपिले का डिफरेंस समझ गए काम करने का. सो अभी तक हमने आईबॉल के बारे में बहुत सारी बातें जानी. आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट यानी ट्यूनिका फाइब्रोसा, कॉर्निया एंड स्क्लेरा. मिडल वेस्कुलर कोट यानी कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल और लेंस. आईबॉल का सबसे अंदर वाला कोट जो है दैट इज रेटिना, विच इज कॉल्ड द इनर मोस्ट नर्वस कोट. उसके बारे में भी जानना है. उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई बार आपने देखा है ना कि कैमरा से हम फोटो खींचते हैं ऐसे, और जब वो फोटो देखते हैं तो वहां पे प्यूपिल के बीच में ऐसे रेड डॉट नजर आता है, रेड आई. वो क्यों होता है रेड डॉट? सुनिए. इफ ब्राइट लाइट इज डायरेक्टेड इनटू प्यूपिल, बड़ी तेजी से लाइट हम आंख में डालेंगे तो लाइट सारी की सारी कोरॉइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है. द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रेड बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना. वो लाल रंग की हो जाती है. इट इज फॉर दिस रीजन दैट अ पर्सन्स आईज अपीयर रेड इन अ फोटोग्राफ व्हेन द फ्लैश इज डायरेक्टेड ऑन टू द प्यूपिल. राइट. इसीलिए वो रेड रेड आती है. फिर बाद में जब हम एडिटिंग करते हैं फोटोग्राफ्स की तो फिर हम वो रेड आई जो है उसको ठीक करते हैं.
अब हमारे पास क्या बचा है जी? इनर मोस्ट नर्वस कोट ऑफ द आई, एंड दैट इज व्हाट इज रेटिना। रेटिना में रॉड्स हैं, कोन्स हैं, पिगमेंटेड एपिथेलियम है। रॉड्स में रोडोप्सिन है, कोन्स में आयोडोप्सिन है। किस प्रकार से लाइट आंख में स्ट्राइक करती है और नर्व इंपल्सेस जनरेट होती हैं, कैसे ये फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कोन्स फोटो स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में बदल देते हैं, कैसे ब्रेन उस चीज को परसीव करता है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। सोचिएगा और कौन कौन सी सेंसेस हैं हमारे पास, और क्या इन सभी सेंसेस को अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारे दिमाग में कोई विचार होंगे या नहीं होंगे। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर।